नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। बात सबसे पहले करते हैं कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना महामारी का भयावह कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब कोविड की चपेट में आकर के लोगों के मरने की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 4187 कोरोना के मरीजों की जान चली गई। तो अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,01,078 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4,187 कोविड मरीजों की मौत हो गई। वहीं बीते 24 घंटों में 3,18,609 कोरोना के मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गए। इसके अलावा देश में कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घट करके 81.95% हो गई है, जबकि कोविड-19 महामारी से मरने वालों की दर 1.9% है। आपको बता दें, अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में कोरोना महामारी के चलते मृतकों की संख्या कम ही नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 24 घंटों में कोरोना से 898 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में एक दिन में कोरोना के 54,022 नए मामले सामने आए। इस दौरान 37,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज होकर के ठीक हुए। साथ ही दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 19,832 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 341 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में राजधानी में 19,085 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी देखने को मिली। तो वहीं मरीज अस्पताल में बेड न मिलने और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते जूझ रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन को लेकर के मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। अनिल विज ने ये कहा कि ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों को सेना और अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया जाए। अनिल विज ने यह भी कहा कि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें थम जाती हैं। हर रोज प्लांट्स में दिक्कत आ रही है, इनका लगातार चलते रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए कर्नाटक में कोरोना के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 48,781 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 592 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना केस राजधानी बेंगलुरु से सामने आ रहे हैं, जहां पर 21,376 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 30% से अधिक है और इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू उसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि संपूर्ण बंदी रहेगी। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। तो आपको बताते हैं, चलिए अब देश में जो आंकड़े हैं उनकी क्या स्थिति है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी किए गए कोरोना के आंकड़े हम आपको बताते हैं। बीते 24 घंटों में कुल 4,198 केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों में कुल जो मरीज ठीक हुए उनकी संख्या 3,18,609 है। 24 घंटों में कुल मौतों की संख्या 4,187 है। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,18,92,676 है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,79,30,960 है। तो वहीं आपको बता दें, देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,38,270 है। भारत में अब तक कुल एक्टिव केसेस की संख्या 37,23,446 है और कुल वैक्सीनेशन की संख्या 16,73,46,544 है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अब 18 से 44 साल के बीच के आयु वर्ग के लिए भी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। तो कई जगहों पर इन लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रही है और जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि अगर यहाँ पर वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ता है और वैक्सीन तमाम लोगों को लगा दी जाती है तो हो सकता है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी तक जल्द ही पहुंच जाए। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम होता है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। गोवा में जहां राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं तेलंगाना और मिजोरम में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 10 सप्ताह से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही कर्नाटक सरकार ने 2 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके तहत 10 मई सुबह 6 बजे से 24 मई सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ये कहा कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खाने पीने और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। केरल में 8 मई से 9 दिनों तक का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि इस दौरान सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार किट देना जारी रखेगी और साथ ही लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए बड़े कड़े कदम उठाए जाएंगे। गोवा में 9 मई से 23 मई तक सख्त राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और किराना की दुकानें हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। दवा की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। साथ ही महाराष्ट्र के लातूर जिले में 8 मई से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। एक अधिकारी ने यह कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 1 और सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। अब ये 15 मई तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें, शादी समारोह और अंत्येष्टि में भीड़ एकत्रित नहीं होने देने के लिए भी राज्य सरकार ने तमाम कड़े आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा मिजोरम में भी राज्य सरकार ने वायरस का प्रसार रोकने के लिए 10 मई से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान राजधानी या फिर जिला मुख्यालयों में किसी व्यक्ति को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है, तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही अब से खुला करेंगी। ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए ये कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है, तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50% ही कर्मचारी रह सकेंगे। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, तमाम तरह की ये चीजें बंद रहेंगी। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन को 10 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में बीते हफ्ते 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में 29 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और ये 10 मई तक फिलहाल जारी रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 रही। आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर सिरोमोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि भूकंप ने किसी को भी खतरा नहीं हुआ, जानमाल की कोई भी हानि नहीं हुई। इससे पहले 5 मई को असम के सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। असम में 28 अप्रैल को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, 6.4 की तीव्रता थी। आपको बता दें, धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी होती है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और साथ ही क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये उनका साइंटिफिक नेम होता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर कंपन करती रहती हैं और जब इस प्लेट में बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न होता है तो भूकंप महसूस होता है। भूकंप का केंद्र वो स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल सबसे ज्यादा होती है, धरती हिलने वहां पर लगती है। इस स्थान पर या इसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का असर सबसे ज्यादा होता है। अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। कई जगहों पर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, दरार आ जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जान माल का काफी नुकसान इसमें होता है। आपको बता दें कि 6 से ऊपर जब भूकंप महसूस किया जाता है तो वो काफी ज्यादा होता है रिक्टर पैमाने पर, और 6 से या 5 से नीचे का जो स्तर होता है वो कम तीव्रता वाले भूकंपों का होता है।
कोरोना वायरस की बढ़ती लहर ने बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है। अब एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साझा की और बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसी के साथ कंगना ने अपने हालचाल भी शेयर किए। कंगना रनौत ने ध्यान में लीन अपनी फोटो शेयर कर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी है। वो लिखती हैं कि मुझे पिछले कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी और आंखों में हल्की सी जलन भी थी। हिमाचल जाने की सोच रही थी, इसलिए आज मैंने टेस्ट करवाया। अब पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर के अंदर पार्टी कर रहा है। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। लोगों, प्लीज किसी को भी खुद से जीतने की ताकत ना दें। अगर आप डरे हुए हैं तो ये आपको और भी ज्यादा डराएगा। आइए इस कोविड-19 का खात्मा करें। ये कुछ नहीं, बस एक छोटे समय का फ्लू है जिसे बहुत अटेंशन मिली और अब ये लोगों को डरा रहा है। हर हर महादेव। आपको बता दें कि कंगना रनौत पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही थी सोशल मीडिया पर और अपने कई ट्वीट्स को लेकर के भी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी पर जिस तरीके से ट्वीट किया था, उसके बाद बवाल मच गया था और ट्विटर ने उनके इस अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल उन्होंने ये पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही वो अब क्वारंटीन रहेंगी कुछ दिनों तक। और फिलहाल यही मांग की जा रही है, उनके जो चाहने वाले हैं वो यही मांग कर रहे हैं, तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंगना इस जंग को भी जीत ले। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान नजफगढ़ निवासी नितिन उर्फ विनय उर्फ राहुल के रूप में हुई है। आरोपी बाबा हरिदास नगर थाने घोषित बदमाश है। आपको बता दें कि नितिन की टांग में गोली लगी और साथ ही पुलिस ने आरोपी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। इसका दूसरा साथी चेतन पांडे मौके से फरार होने में कामयाब रहा। चेतन पालम थाने का घोषित बदमाश है। बुधवार को इन दोनों से सांगरपुर गांव में ज्योति नामक महिला के घर में घुसकर 12 साल की बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। शुक्रवार को पुलिस ने इनको घेरा तो पुलिस पर इन्होंने हमला कर दिया। पुलिस मामला दर्ज करके आगे की छानबीन कर रही है। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया है कि बुधवार को गली नंबर 4 सांगरपुर निवासी सबरन कौर उर्फ शब्बो ने पीसीआर पर कॉल किया क्योंकि भाभी को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी है और इसकी सूचना पाकर पुलिस वहां पर पहुंची। सबरन ने ये बताया कि उसके 12 वर्षीय भतीजे ने कॉल करके उसे बताया कि उसकी मां ज्योति को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। सबरन भागकर नजदीक ही भाभी के घर पर पहुंची तो आरोपी चेतन और नितिन वहां पर पिस्टल लिए खड़े हुए थे। दोनों ने सबरन को भी गोली मारने की धमकी दी और फरार हो गए। बाद में ज्योति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सांगरपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस की टीम को यह पता चला कि आरोपी एवेंजर बाइक पर सवार होकर के आए थे और वारदात के बाद आरोपी अपने बाइक को महावीर एन्क्लेव पालम में छोड़ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी बीच शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों आरोपी अपनी बाइक लेने के लिए वहां पर पहुंचे और पुलिस की टीम ने पहले से ही वहां पर जाल बिछाया हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली। पुलिस ये भी जवाब में गोली चला दी। नितिन उर्फ विनय की टांग में गोली लगी जबकि उसका साथी चेतन पांडे मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल ज्योति की हत्या क्यों हुई है इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। नितिन से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ज्योति का परिवार अवैध शराब का कारोबार करता था। पुलिस हत्या को इसी से जोड़कर देख रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस हत्या का आखिर कारण क्या था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।